चलिए खबरों को विस्तार से। और ब्रेकिंग, सबसे पहले मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में ब्रेकिंग ये है कि महाराष्ट्र के सोलापुर की रबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। रबर की फैक्ट्री है, आशंका जताई जा रही है कि आग तेजी से फैल सकती है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कितने बड़े क्षेत्र में ये आग लगी हुई है और इसी वजह से 50 से ज्यादा गाड़ियां आग को बुझाने के लिए पहुंची हुई हैं। आग को काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है और आग से रबर फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। चूंकि रबर है तो इसके जलने से जहरीला धुआं भी निकलना है और ऐसे में इसको जल्द से जल्द आग को काबू में करना बहुत जरूरी है। ज्वलनशील होता है और तेजी से आग और बढ़ सकती है, इसलिए भी काबू में करने की कोशिश दमकल की टीमें कर रही हैं। रबर फैक्ट्री के पास भी और भी फैक्ट्रियां हैं और उसमें भी आग लग गई है और इन सभी फैक्ट्रियों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जुटे हुए हैं। 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। और बात बागेश्वर धाम की कर लेते हैं। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागेश्वर धाम में महायज्ञ का आज तीसरा दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज दरबार भी लगेगा। महायज्ञ तो चल ही रहा है लेकिन दरबार भी उनका साथ ही साथ चल रहा है। बालकृष्ण महाराज का आगमन इसमें होना है। ज्ञानानंद महाराज का प्रवचन भी होना है। भारी संख्या में दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम। और छतरपुर के बागेश्वर धाम में महायज्ञ और कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन चल रहा है और कन्या विवाह तो महाशिवरात्रि वाले दिन होना है, लेकिन इस महोत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने वाले हैं और इसके लिए सागर के कमिश्नर जो हैं वो बागेश्वर धाम पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को सीएम के कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन 121 कन्याओं के विवाह का आयोजन यहां पर किया गया है। महोदय का संभावित कार्यक्रम है तो उसकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी उनका देखने आया हूं, कोई निरीक्षण नहीं है। सर, मुख्यमंत्री के 18 फरवरी को ही बागेश्वर धाम आ रहे हैं। अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है साहब। सर, व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार पब्लिक भी जुड़ रही है तो पुलिस को किस तरह से एक्शन है? सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। लगातार परिश्रम पुलिस विभाग प्रशासन कर रहा है और सभी अच्छी व्यवस्था रहेंगी और महाराज जी का आशीर्वाद और स्नेह और भगवान बालाजी की कृपा है। तो महाराज जी का आशीर्वाद, स्नेह, भगवान बालाजी की कृपा, तमाम तरीके की बातें कमिश्नर करते हुए नजर आए। खैर, आज क्या कार्यक्रम होना, तीसरा दिन है महायज्ञ। और महायज्ञ किस लिए? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महायज्ञ हो रहा है बागेश्वर धाम में। सीधे चलते हैं, नरेंद्र सिंह परमार बागेश्वर धाम से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। क्या जानकारी उनके पास, क्या दिन भर होने वाला है, कौन कौन आने वाला है, बताइए नरेंद्र। देखिए पुनीत, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम में 7 दिवसीय महाकुंड का महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें जो महायज्ञ का आयोजन हुआ है वो हिंदू राष्ट्र को और विश्व कल्याण की शांति के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की कल्पना को लेकर महायज्ञ का आयोजन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है। और आज के जो कार्यक्रम है, आज इस महायज्ञ का तीसरा दिन है जिसमें आचार्य बालकृष्ण महाराज बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर ज्ञानानंद महाराज के प्रवचन जो हैं वो बागेश्वर धाम में भक्तों को सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो खास दरबार है, जिसको दिव्य दरबार कहा जाता है, जिसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन आजकल वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के लिए भले ही चर्चा में हो, लेकिन बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इससे पहले अपने दिव्य दरबार को लेकर जाने जाते थे और आज उनका दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसके लिए देश के कोने कोने से उनके भक्त पहुंचे हैं। अपनी अर्जी, दरखास्त और कामना लेकर उनके दरबार में शामिल होंगे और वो भक्त भाग्यशाली होगा जिसको महाराज आज अपने मंच से बुलाकर उसकी समस्या सुनेंगे और समाधान बताएंगे। एक चीज नरेंद्र मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां दूर दराज से लोग आते हैं, क्या उनका नंबर यहां पहले से तय होता है कि उनकी, क्योंकि समस्या लेकर आते हैं, हर कोई चाहता है कि उनकी समस्या दूर हो जाए। जिनकी समस्या दूर ना होती है
वो क्या करते हैं, उनका नंबर फिर कब आता है, ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए पुनीत, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो अभी तक बागेश्वर धाम के महाराज के दिव्य दरबार की जो पद्धति थी, जो परंपरा थी, उसमें इससे पहले टोकन लिया जाता था और टोकन मिलने के बाद ही उस व्यक्ति को दरबार में शामिल किया जाता था। लेकिन आज और कल, यानी आज और कल जो दिव्य दरबार लगेगा पंडित धीरण कृष्ण शास्त्री का, वो बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें सभी भक्तों की अर्जियां सुनी जाएंगी। इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। ये पहला मौका है जब से पंडित धीरण कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज चर्चाओं में आए हैं, सुर्खियों में आए हैं, तो उन्होंने गड़ा गांव की इस पुण्य भूमि पर ये पहली बार अपने भक्तों को मौका दिया है, जहां पर खुले मंच के जरिए सभी भक्त बाबा के पास पहुंचकर एक कतारबद्ध तरीके से यहां पर पहुंचेंगे। जैसा कि कल भी दरबार लगा था, उसमें भक्त जो पहुंच रहे थे, एक लंबी लाइन लगाई गई थी। सभी भक्त, जितने भक्तों से संभव हो सकता है उतने भक्तों से महाराज मिलते हैं। उसमें किसी तरह का कोई टोकन नहीं था और आज भी इसी तरह का दरबार लगाया जाएगा। जो कथा स्थल बनाया गया है, विशाल पंडाल लगा है, भव्य दरबार वहां पर सजने की उम्मीद है। हजारों लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। गड़ा गांव में वहां पर जो लोग हैं वो लगातार ठहरे हुए हैं। उनके भक्त देश के हर राज्य से, अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार से और उत्तराखंड से उनके भक्त ज्यादा पहुंचे हैं और सभी अपनी अपनी मनोकामना लेके, अपनी अर्जी लेकर और अपनी दरख्वास्त बिल्कुल, भक्त से ज्यादा तो ये जरूरतमंद है, भक्त से ज्यादा ये लोग जरूरतमंद हैं, जिनको अपनी पीड़ा कहीं ना कहीं से, उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनकी तकलीफ जो है वो किसी भी माध्यम से दूर हो जाए। इसीलिए लोग दूर दूर से चले आते हैं, जहां बुलाओ वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि या तो वे खुद या उनका कोई अपना पीड़ा में है और वो चाहते हैं कि उस पीड़ा से उनको निजात मिल जाए। बढ़ते हैं आगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज रीवा जाने वाले हैं, महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम लाडली लक्ष्मी महिला खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। 800 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाएं जो हैं उनके द्वारा शुरू की जाएंगी। रीवा वो एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, वो भी आधारशिला रखेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अगर बात कर ली जाए तो आज महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्षों के साथ उनका संवाद होना है। शहर की सरकार को सीएम भूपेश बघेल विकास का मंत्र देते नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम के मेयर और सभापतियों के साथ मुख्यमंत्री का संवाद जो होना है, ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नगर सरकारों को अगर साथ लिया जाए और उनके माध्यम से विकास पहुंचा दिया जाए तो फायदा, चुनावी फायदा भी नजर आता है। प्रदेश की सभी नगर निगमों पर वैसे भी कांग्रेस के मेयर हैं। शहरी क्षेत्र में विकास को लेकर सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी महापौर से एक साथ चर्चा करने वाले हैं। शहरी मतदाताओं को विकास कार्यों का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को विकास का मंत्र देंगे। विभागीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वित करने के लिए नगरीय निकायों को पुरस्कृत करने वाले हैं। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं आज के संवाद कार्यक्रम को लेकर। जाहिर सी बात है ममता कि चुनाव करीब हैं और चूंकि कांग्रेस को जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, चाहे वो निकाय हो या उपचुनाव हो, कांग्रेस को सफलता ही चुनाव में मिली है। तो ऐसे में शहर की सरकारों में कांग्रेस की सरकारें हैं और वहां अगर काम ठीक होगा तो नतीजे विधानसभा में भी अच्छे मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और जाहिर तौर पर जो राज्य सरकार है वो हर वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहती है जिसके ज़रिए आम लोगों तक पहुंचा जा सके और हर साल ये आयोजन होता है, लेकिन इस बार काफ़ी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव का साल है और ऐसे में नगरीय निकायों के ज़रिए भी जो आम वोटर्स हैं उन तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन में शामिल होंगे और 4 सालों तक के जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसका
काम किस तरह से रहा, ये इसकी जानकारी तो दी ही जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कैसे जो निकाय के जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया जा सके, जरूरतमंदों को किस तरह से मदद की जा सके, इन तमाम पहलुओं पर भी विचार होगा। इसके साथ ही जिन नगरीय निकायों ने अच्छा काम किया है उनका सम्मान भी किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो जो विधानसभा चुनाव है उसमें जाहिर तौर पर एक तरह से कहे कि चुनावी मोड़ में भी जो सरकार है वो आ चुकी है और तैयारियां लगातार की जा रही हैं, बैठकें हो रही हैं। बैठकों के साथ रणनीति पर भी एक के बाद एक जो है वो बातचीत हो रही है और उस पर अगर हम बात करें तो लगातार मंथन हो रहा है और ज़मीनी स्तर पर उसको करने के लिए काम भी किए जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस आयोजन के जरिए ये भी मंत्र दिया जाएगा कि कैसे आम वोटर्स तक पहुँचा जाए, राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे हाईलाइट किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से सरकार जो है किस तरह का काम कर रही है और क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए लोगों का जीवन बदलने की कोशिश चलिए ठीक है, शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीबीएसई की बात कर लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 10वीं 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। 10:30 बजे से पेपर शुरू होने हैं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं उनकी एग्जाम्स की तारीख जो है 5 अप्रैल तक है, तो 5 अप्रैल तक 12वीं के पेपर्स चलेंगे। 10वीं की एग्ज़ाम 21 मार्च तक चलेगी। अवधि लंबी है लेकिन सुबह 10:30 बजे से ये समय तय किया गया है। स्टूडेंट्स को 1 घंटे पहले सेंटर्स पर रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया है। लेट होने पर सेंटर के भीतर जाने के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी, एंट्री नहीं मिलने वाली है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न ले जाएं। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होती हैं, चीटिंग ना हो इसको लेकर वो भी तैयार हैं। सारे सेंटर्स पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी स्टूडेंट्स के मद्देनज़र सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज से और 10:30 बजे से, अब तो ज़्यादा वक्त बचा भी नहीं, 10:30 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी। 12वीं की 5 अप्रैल तक चलेगी। 21 मार्च तक 10वीं की एग्जाम भी चलेगी। और इधर रतलाम से बड़ी खबर आ गई। बड़ी खबर यह आई कि खड़े ट्रॉले में यात्री बस जा घुसी है। दर्दनाक हादसा पेश आया है। 2 लोगों की मौत हो गई है इस दुर्घटना में और इसमें 15 यात्री घायल बताए गए हैं। सरवड़ जमुनिया के पास यह हादसा हुआ है। अस्पताल ले जाया गया, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पुणे से भीलवाड़ा ये बस जा रही थी और इसी दौरान खड़ी गाड़ी में टकरा गई बस। देखिए ये तस्वीरें मौके की भी आपको दिखा रहे हैं। ये एम्बुलेंस के जरिए इन लोगों को ले जाया गया। खड़े ट्रक में पीछे से जाकर टक्कर मार दी। सरवड़ जमुनिया के पास यह हादसा हुआ है। पुणे से भीलवाड़ा जा रही थी बस। सुधीर जैन हमारे संवाददाता रतलाम से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, ताजा हालात जान लेते हैं। कैसे हुआ ये घटनाक्रम, कैसे दुर्घटना हो गई? सुधीर, आपसे जानकारी चाहते हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सरवड़ जमुनिया जो है 4 लेन के ऊपर एक गांव है, वहां पे पूरा हादसा हुआ है। ये जो ट्राला बताया जाता है रोड के ऊपर ही खड़ा था और ये बस काफी तेज गति से आई, उसे ट्राला अंदाजा नहीं रहा और सीधे ये जो बस है पुणे से भीलवाड़ा जा रही थी, सीधे इस ट्राले के पीछे से इसकी टक्कर हो गई, जिसमें 2 जो ड्राइवर और कंडक्टर है दोनों की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, जबकि 15 से ज्यादा जो पैसेंजर है इसमें घायल हुए। सभी घायलों को रतलाम के जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पे 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। क्योंकि जैसे ही ग्रामीणों को यह घटना की जानकारी मिली, तत्काल सभी मौके पर पहुंचे और खिड़कियां तोड़कर इन जो यात्री है उनको बाहर निकाला, क्योंकि कई बार होता है कि टक्कर के बाद बसों में आग भी लग जाती है। तो आज ग्रामीणों ने बहुत मुस्तैदी दिखाई और तत्काल जो है सभी 15 से ज्यादा जो यहाँ पे पैसेंजर थे, जो यात्री थे, जो घायल थे, उनको 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। क्योंकि इस पूरे मामले में 2 लोगों की डेथ है और जो ट्राला चालक है वो अभी फरार बताया जा रहा है। तो बिलपांग थाना पुलिस घटना की जांच में सुधीर पुणे महाराष्ट्र, भीलवाड़ा राजस्थान, 2 अलग अलग राज्यों, एक राज्य से आ रही थी, दूसरे राज्य जा रही थी। मध्य प्रदेश में दुर्घटना हुई है। यात्री कहां के रहने वाले बताए गए? क्या मध्य प्रदेश के निवासी भी हैं जो घायल हुए हैं?
देखिए अधिकांश जो यात्री है वो भीलवाड़ा के ही रहने वाले हैं। पुणे से ये लोग अधिकांश लोग बैठे थे, कुछ लोग बीच से भी बैठे थे, लेकिन अधिकांश जो यात्री जिनसे हमारी चर्चा हुई है सभी राजस्थान के बताए जा रहे रहने वाले, और सभी जो मैक्सिमम जो यात्री है उनको ज्यादा चोटें नहीं आई है। सिर्फ 2 ही पैसेंजर है जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। बाकी जो 13-14 जो दूसरे पैसेंजर है उनको प्राथमिक उपचार यहाँ पे दिया जा रहा है। क्योंकि सभी यात्री जो है गहरी नींद में थे, उन्हें आखिर पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। बहुत से पैसेंजर तो सोए हुए ही यहाँ पे जैसे वो लेटे थे बस में, वैसे ही उनको यहाँ पे लाया गया है। बड़ी मुश्किल से बसों के कांच को तोड़ के जो है उन्हें बाहर निकाला गया है। कुछ यात्री फंसे हुए भी थे, तो बहुत से यात्रियों को तो जानकारी ही नहीं है कि आखिर उनके साथ में क्या हुआ है। लेकिन अगर समय रहते इन यात्रियों को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं साधुवाद देना चाहिए इन ग्रामीणों को जिन्होंने तत्काल मौके पर बिल्कुल ग्रामीणों की मदद से ही ये सभी अस्पताल पहुंच पाए और 15 घायल, उनका इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। मंडला के कांग्रेस के नेता और पूर्व जनपद सदस्य हरिलाल मरावी का नरकंकाल मिला है। बदिया तेंदु कोहरी के जंगल में इनका नरकंकाल मिला है। परिजनों ने कांग्रेस नेता की शिनाख्त कर ली है। उनके कपड़ों से, गमछा जो है उससे बताया ये जा रहा है कि 3 महीनों से वो लापता थे और मानसिक रूप से कई चीजें वो भूल जाया करते थे और कुछ बीमारी से पीड़ित भी थे। इलाज भी चल रहा था और 3 महीने से लापता थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी और नरकंकाल जब मिला है तो उनके साथ गमछा भी मिला है। नरकंकाल के साथ हरिलाल मरावी किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पुराने कांग्रेस के नेता बताए जाते हैं। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आधार पर उनके परिजनों द्वारा पहचान की गई है कि ये हरिलाल के ही पूरा कंकाल है। और मौत का कारण क्या हो सकता है सर? अभी तक की जांच में तो यही आया है कि वो पिछले करीब 1 वर्ष से उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। उसके चलते पहले भी कई बार 1-2 बार वो कई जंगलों में चले गए थे और मिल गए थे। जांजगीर चांपा से खबर आपको बता दें, शादी में हर्ष फायरिंग का मामला जो है इस पर कार्रवाई होगी। हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, याद होगा तस्वीरें कैसे दनादन गोली चलाई जा रही थी, हर्ष फायर किया जा रहा था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरा परिवार ही दनादन हवाई फायर करता हुआ नजर आया था। कांग्रेस नेता का ये परिवार बताया जाता। पुलिस ने लाइसेंस निरस्त करने का पत्र भेज दिया है। पुलिस ने कलेक्टर को यह पत्र भेज दिया है, निरस्तीकरण पत्र। कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में दरअसल हर्ष फायरिंग हुई थी। कांग्रेस के नेता, नाम बता दें आपको, राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं और इनके बेटे की शादी थी और इसमें क्या पुरुष और क्या महिलाएं दनादन फायर करते हुए नजर आए और वीडियो भी बन गए। अब वीडियो कितने भारी पड़ गए देखिए कि इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और ऐसा हर्ष फायर किया ही नहीं जाना चाहिए, कानून के विरुद्ध है और ऐसे में हथियार का लाइसेंस निरस्त किया जाए, इसके लिए पत्र भेज दिया गया है। और इसी के साथ मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।